आज जो है हम आपको 9th क्लास का बताने के लिए जा रहे हैं 6.1 जो एंगल से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो सभी 6.1 का हम बताएंगे। 6.1 तो 6.1 में जो है आपको बताने 6.1 को बताने से पहले जो है हम आपको कोण के बारे में और रेखा के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बेसिक नॉलेज देख लेते हैं इसमें, जिससे कि 6.1 के किसी भी क्वेश्चन को बनाने में कोई भी दिक्कत हमको नहीं हो। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये जो आपको बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, रेखा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेखा और कोण। रेखा और कोण के बारे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीप नॉलेज जो है पता प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद जब हम आपको चैप्टर बताएंगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, और नहीं तो समझने में आपको भी दिक्कत होगा और हमको समझाने में दिक्कत होगा। चाहे जितना भी हम आपको समझाएंगे आपको पूरा दिमाग में नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा और कोण के बारे में हम रेखा किसको कहते हैं ये समझने का कोशिश करेंगे। नंबर वाइज जो है समझते हैं। तो रेखा क्या कहलाता है, जैसे कि रेखा के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो हम ये देखते हैं कि रेखा जो है आखिर क्या है। रेखा क्या है, जैसे कि एक लाइन को हम खींचेंगे, एक लाइन हमने क्या किया, खींच लिया, इस तरह का वो लाइन है। इस पर कोई भी बिंदु ले लेते हैं, जैसे कि एक बी ले लिया, एक बी ले लिया, ठीक है। तो ए बी जो हमारा है ये क्या है, रेखा है। ए बी हमारा क्या है, एक रेखा है। सिंपल बात है, इसको रेखाखंड बोलेंगे। जहाँ पर भी ये दर्शाया गया होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। तो ए बी हमारा जो है वो क्या हो गया, रेखाखंड। हालांकि ये चीज़ आप जो है जानते भी होंगे, ए बी हमारा क्या हो गया, रेखाखंड हो गया, राइट। इसी तरह से अब दूसरा चीज़ जो है हम लेंगे, संरेख बिंदु किसको कहते हैं। तो चलिए दूसरा पॉइंट में हम चलते हैं, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या कहलाता है। तो ये चीज़ अगर हम जान जाएंगे तो फिर हमको आगे कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो संरेख बिंदु में हम जानते हैं, संरेख बिंदु में भी जो है सेम काम करेंगे। हम एक लाइन लेंगे, हमने एक रेखा ले लिया और उस रेखा पर कोई बिंदु हमने ले लिया, ए है, दूसरा बिंदु क्या है, बी है, और हम कई बिंदु ले लेते हैं। एक यहाँ पर ले लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। इसका भी हम नाम दे देते हैं, ए बी दे ही दिए हैं, ए बी नहीं, इसको सी मान लीजिए। इसको अगर आप सी मान लेते हैं, ये बी सी होता है। इसका भी कोई नाम, जैसे ई हम दे देते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो एक लाइन पर, एक रेखा पर जब तीन बिंदु, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 बिंदु है, एक रेखा पर जब 3 या 3 से अधिक बिंदु होता है तो उसको संरेख बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हालांकि बहुत शॉर्टकट में हम आपको ये बेसिक बता रहे हैं, जिससे कि चैप्टर को समझने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो संरेख बिंदु आपने देखा कौन कहलाता है, जब एक रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु रहता है तो उसको क्या कहते हैं, संरेख रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे कि संगामी रेखा किसे कहते हैं। संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं के बारे में हम सीखेंगे। 3 नंबर में हमारा है संगामी रेखाएं। तो संगामी रेखाएं क्या होता है, चलिए एक लाइन खींचते हैं हम, और एक लाइन खींचने के बाद उसके मध्य से एक और लाइन को हम क्या करते हैं, गुजार देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेंटर है, ये ओ है। जब एक ही बिंदु से कई रेखा जब गुजरता है तो उससे संगामी रेखाएं कहते हैं। इसका नाम भी हम दे सकते हैं, जैसे L1 दे दिए, इसको L2 दे दिए, इसका हम नाम L3 दे दिए। सभी रेखा का हमने क्या किया, नाम दे दिया। और ये सभी रेखा जो है एक पॉइंट है जो O जहाँ से होकर के गुजरता है। वैसे भी संगामी का मतलब आप सुने होंगे संगम। संगम का क्या मतलब होता है, मिलन। जब एक बिंदु पर कई रेखाएँ आकर के क्या करती है, मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम संगामी रेखाएँ कहते हैं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो है और हम अगला रेखा के बारे में पढ़ेंगे। आगे क्या है, या इसके बारे में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एक या एक से ज़्यादा रेखाएं जब एक बिंदु पर मिलती है तो उसे संगामी रेखा। प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं के बारे में अब हम देखते हैं कि ये प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है।
प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होता है? जब एक लाइन हम इसमें लेते हैं, एक रेखा, देखिए एक रेखा जब दूसरे रेखा को जिस बिंदु पर क्या करती है, क्रॉस करती है। आपको दिखने में दिक्कत हो रहा है, इसको ऊपर कर देते हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं क्या है, हमने आपको बता दिया। जब एक रेखाएं दूसरे रेखाओं को जिस बिंदु पर क्या करता है, काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। तो इसका भी आप चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं, इसका L1 नाम दे देते हैं और इसका नाम हम क्या करते हैं, L2 दे देते हैं। तो ये रेखा जो आपका हो गया, ये कैसा रेखा हो गया, प्रतिच्छेद रेखाएं हो गया। अब हम समांतर रेखा के बारे में देखेंगे। 5वां नंबर में हम सीखेंगे समांतर रेखा के बारे में। समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं क्या होती है, हम उसके बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए समांतर रेखाएं जब हम सीखते हैं तो चलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, दो लाइन ले लेते हैं। आप रेल का पटरी देखे होंगे, तो ये जो रेल का पटरी है इसका भी नाम दे देते हैं, इसका L1 नाम दे देते हैं, इसका L2 नाम दे देते हैं। इसको कहते हैं समांतर रेखा। ये दोनों आपस में जो है कभी नहीं मिलते हैं, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलते हैं, और इस दोनों के बीच की दूरी जो है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा हर जगह पर क्या होती है, एक जैसा होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगला हम देखते हैं 5वां नंबर। 5वां हो गया, 6ठा नंबर हम देखेंगे। 6ठा नंबर में हम कोण के बारे में देखेंगे, कोण क्या होता है। तो चलिए कोण के बारे में हम अभी सीखते हैं, ये कोण क्या होती है। तो जब हम कोण के बारे में देखना चाहते हैं तो ये देखिए, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। वो रेखा हमारा क्या हो गया, एक रेखा इस तरह से लीजिए, दूसरा रेखा इस तरह से लीजिए, ठीक है। दो रेखाओं के बीच जब कोई एंगल बनता है तो उसको क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण की भुजा, यानी दो, इस कोण की भुजा को देखिए, अगर हम नाम दें तो इस कोण की भुजा और इस कोण की भुजा, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, राइट। ये क्या है, कोण की भुजा है, इसको हम बोल सकते हैं ये कोण की क्या है, भुजा है। ये भी जो है कोण की क्या है, भुजा है। तो चलिए कोण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, यह भी देखना हमारे लिए क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाता है। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण के प्रकार हम सीख लेते हैं। अब 7 नंबर नहीं दे करके स्टार मारकर चलते हैं। कोण के प्रकार, चलिए हम कोण के प्रकार के बारे में जानते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम कोण के प्रकार के बारे में जान जाते हैं तो फिर हमको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में सवाल को। चूँकि हम कोण का प्रकार देख रहे थे तो चलिए कोण के प्रकार में हम आगे बढ़ते हैं। कोण के प्रकार में सबसे पहला जो कोण होता है वह होता है समकोण। क्या होता है, समकोण। समकोण क्या होता है उसको पहले पढ़ते हैं। 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समझने के लिए हम ये लिख देते हैं कि 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम समकोण कहते हैं। ये देखिए क्या है, 90 डिग्री का कोण है, तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। दूसरा नंबर में चलिए, दूसरा नंबर हमारा है न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण के बारे में अब हम पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यून कोण के बारे में। तो न्यून कोण क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, राइट। इसके लिए जैसे कि कोई इस तरह का एंगल बना रहा है तो ये 90 डिग्री से अगर ये छोटा होता है, जैसे ये 60 डिग्री है, तो इस प्रकार के एंगल को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। अब हम चौथे नंबर में पढ़ेंगे अधिक कोण के बारे में कि अधिक कोण हमारा क्या होता है। चलिए आगे 3 नंबर में पढ़ते हैं अधिक कोण। अधिक कोण के बारे में, अधिक कोण क्या होता है। तो अधिक कोण के बारे में क्या पढ़ेंगे, जब कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो
जब लिख भी देते हैं हम आपको, जब कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम? अधिक कोण कहते हैं। तो ये आपने देखा अधिक कोण किसको कहते हैं? अधिक कोण के लिए क्या होता है, वो 90 डिग्री से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उसके लिए अगर कोई कोण बना होगा, देखिए इस प्रकार का कोण बना होगा, क्योंकि 90 डिग्री जो हमारा वो है वो क्या होता है, यहाँ होता है। तो ये नहीं होगा, 90 डिग्री से हमारा थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 180 डिग्री से कम होगा तो हम उसको कैसा कोण कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। समझ गए होंगे अब तक आप लोग। तो चलिए अब हम अगला चौथा नंबर में देखते हैं। इस पेज को हटा देते हैं, इसका पन्ना जो है भर गया है। तो चलिए इसको साइड करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अधिक कोण के बाद एक होता है सरल कोण या ऋजु कोण। तो अगले कितने नंबर चलेगा हमारा? ये चौथा नंबर है। सॉरी, ये कितना नंबर है? चौथा नंबर। चौथा नंबर में हम चलेंगे सरल कोण को लेकर के। सरल कोण, सरल कोण को हम ऋजु कोण भी कहते हैं। सरल कोण को ऋजु कोण भी कहते हैं। तो सरल कोण के बारे में देखते हैं क्या होता है। 180 डिग्री के कोण को लिखेंगे हम, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम? ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण, ऋजु कोण कहते हैं। तो 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे। थोड़ा समझने के लिए एक रेखा देखिए इस प्रकार से हमने दिया, और इसके बीच में अगर कोई कोण, जैसे कि यहाँ कोई बिंदु है और ये जो एंगल होता है हमारा, ये एंगल, इसको हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण। इसको हाफ चांद भी आप कर सकते हैं। तो हाफ चांद जो हमारा होता है वो कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। ये आप याद रखेंगे। इस पर जो है बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं, तो ये याद रखने का चीज़ है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आपको ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी आपको। तो चलिए, आपने सरल कोण के बारे में देखा। उसके बाद अगला नंबर हमारा होगा 5। 5 नंबर में हम पढ़ेंगे वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण के बारे में हम देखते हैं। वृहत कोण या इसी को हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण, इसको हम प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण हमारे सवाल में भी आने वाला है। जैसे कि कोई भी आप कोण को ले लीजिए, 180 डिग्री से बड़ा कोण, जैसे कि कोई भी कोण को थोड़ा समझने के लिए, कोई x कोण है, किसी का x कोण है, तो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या हो? कम हो। 180 डिग्री से क्या हो? मान लिया जाए कि ये जो आपका है या क्या है? कोई कोण है। तो ये कोण जो आपका है प्रतिवर्ती कोण के लिए, जैसे कि मान लेते हैं, अगर हम चित्र में इसको समझने का कोशिश करें तो देखिए इस प्रकार का चित्र बना हुआ है। इस प्रकार का क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक को आप देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को जब देखेंगे ये, तो ये पूरा चांद तो हमारा हुआ नहीं, और हाफ चांद जो हमारा होता है वो 180 डिग्री होता है। तो उससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए हमारा कोण, ठीक है। तो उससे ज़्यादा हमारा जो बड़ा होगा तो उसको हम वृहत कोण या प्रतिवर्ती, वृहत मतलब भी होता है बड़ा, तो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। तो 360 से कम अगर होगा तो इसको हम प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। उसके बाद हम चलते हैं पूरक कोण के बारे में जानते हैं कि ये पूरक कोण क्या होता है। चलिए पूरक कोण के बारे में देखते हैं, पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण के बारे में हम सीखते हैं। पूरक कोण, यदि दो कोण का योग, इसको हम कहेंगे यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम
पूरक कोण कहेंगे, उसे हम कौन सा कोण कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। 90 डिग्री से अगर ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहें? दो कोणों का योग, यानी दो एंगल को जब हम जोड़ेंगे तो उसका योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, तो उसको हम पूरक कोण कहेंगे, पूरक कोण कहते हैं। क्योंकि ये जो बता रहे हैं बेसिक चीज़ बता रहे हैं चैप्टर को समझने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझने का कोशिश करें इसको चित्र में, तो चित्र में हम इसको कैसे समझ सकते हैं? ये तो आप जानते हैं क्या होता है 90 डिग्री। इसको जो है इसमें बांट दीजिए। अगर इसमें बांटते हैं तो इसका मान दे देते हैं हम 60 डिग्री, और ये एंगल का मान दे देते हैं कितना? 30 डिग्री। तो अब आप हमको बताइए, अगर ये O है, ये A है, और ये आपका क्या है? B है, और इसको हम ले लेते हैं C मान लेते हैं। तो एंगल को देखिए तो जोड़िए, तो जब हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? COB एंगल COB प्लस एंगल COA। जब ये दो एंगल को जोड़ते हैं तो दोनों एंगल का योग हमारा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार का जो एंगल होता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो आप पूरक कोण के बारे में समझ गए होंगे कि पूरक कोण क्या होता है। अब अगला हम पढ़ेंगे समपूरक कोण। अगला अब हम पढ़ेंगे समपूरक कोण के बारे में कि ये समपूरक कोण क्या होता है। 7 नंबर में चलिए, 7 नंबर में हम पढ़ेंगे समपूरक कोण। समपूरक कोण, तो समपूरक कोण देखते हैं क्या कहलाता है। कहता है यदि दो कोण का योग, इसमें हम लिखेंगे यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। दो कोण का योग हमारा अगर 180 डिग्री होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। दो कोण का योग 180 डिग्री हो गया समपूरक कोण, सिंपल। तो इस कोण के लिए अगर हम एग्जाम्पल सेट करना चाहें तो वो कैसा एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे कि हम लेते हैं एक लाइन खींचते हैं, ये देखिए एक लाइन ले लिए, उस लाइन पर हम एक एंगल ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु को हमने मान लिया कुछ भी, इसको हम मान लेते हैं कोई नाम दे देते हैं इसको, इसका नाम B दे देते हैं, इसका नाम D दे देते हैं, और इसका नाम A दे देते हैं। तो ABD हो गया, और इसका मान हम दे देते हैं C, ठीक है। तो ABCD हो गया हमारा। तो ये कोण देखिए, ये कोण हमारा कुछ भी मान देता हो और ये कोण हमारा कोई भी मान देता हो, लेकिन इस दोनों कोण को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए? 180 डिग्री मिलना चाहिए। अगर ये दोनों को ऐड करने के बाद 180 डिग्री मिलता है तो वो कोण हमारा क्या कहलाता है? समपूरक कोण कहलाता है। जैसे कि अगर हम देखना चाहें तो ABC का एंगल ऑफ ABC, इसको समझिएगा, एंगल ABC प्लस एंगल ABD, ये दोनों एंगल को हमने क्या किया? ऐड किया। जब दोनों एंगल को ऐड करने के बाद 180 डिग्री हमको मान दिया जाए तो हम समझेंगे कि ये कैसा कोण है? समपूरक कोण है। अब चलते हैं हम आसन कोण। अगला हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आसन कोण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आसन कोण के बारे में भी देखना जरूरी है हमको। आसन कोण देखते हैं क्या कहलाता है। 8 नंबर में आसन कोण। आसन कोण, ये सभी कोण बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चैप्टर समझने के लिए, तो आप इस कोण को बहुत ही बढ़िया से देखेंगे। आसन कोण या आसन कोण को और हम क्या कहते हैं? संलग्न कोण भी इसको कहते हैं। संलग्न कोण, संलग्न कोण। संलग्न कोण देखिए किसको कहते हैं? जब एक ही बिंदु पर देखिए इसको क्या कहते हैं? आसन कोण कहते हैं। ये O कोई पॉइंट है और इसी पर हमारा जो है ये एंगल और ये एंगल है। जब दो अलग अलग टुकड़ा में एक ही एंगल को जब डिवाइड किया गया हो तो उसको आसन कोण कहते हैं, या संलग्न कोण। लगातार कोण जो है, ये कोण जस्ट इसके बाद वाला कोण, तो सीधा समझने के लिए इसको कहते हैं आसन कोण या संलग्न कोण इसको कहते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं, इसको P दे देते हैं, इसका मान Q दे देते हैं, इसका मान R दे देते हैं। तो QOR कोण और POQ कोण,
तो ये कोण जो होता है कैसा कोण कहलाता है? संलग्न कोण कहलाता है। अब एक पढ़ेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। अगला हम नंबर में पढ़ेंगे कैसा कोण पढ़ेंगे? शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए भाई शीर्षाभिमुख कोण देख लेते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है ये कैसा कोण होता है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण में देखिए ये इस प्रकार का कोई हम चित्र लेते हैं, राइट। इस प्रकार के चित्र में आमने सामने शीर्षाभिमुख मतलब अब ये समझ लीजिए जनरली कि जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने खड़ा हो, दोनों का आंख में आंख मिलता हो, उसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये साइड को देख लीजिए और ये साइड को देख लीजिए, तो ये दोनों साइड जो है हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा। तो ये आमने सामने का कोण है, इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आप समझने के लिए ले लेते हैं ये कोण इस साइड का जितना कोण होगा उतना ही कोण इस साइड का भी होगा, तो इसको कैसा कोण कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। अब हम चलते हैं रैखिक युग्म की तरफ। अब 10 नंबर में हम लेते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म बहुत इंपॉर्टेंट है रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म को समझेंगे, बहुत ही सिंपल है इसको भी समझना। रैखिक युग्म में एक लाइन हम खींचते हैं, एक सरल रेखा लेते हैं और उस सरल रेखा पर एक कोई लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन को हमने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। इस एंगल को मान लेते हैं कि ये θ1 है और ये वाला जो एंगल हमारा है इसको हम मान लेते हैं कि ये कोण जो है हमारा θ2 है, राइट। θ2 है। अब यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ, ऐसा कोण जो दोनों में क्या हो? उभयनिष्ठ हो। तो हम ये देखिए इसका नाम अगर हम दे दें तो क्या हो जाएगा? ये A ले लेते हैं, इसको मान B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं और इसका मान हम क्या करते हैं? D दे देते हैं। तो देखिए BA को देखिए, BA एंगल जो है BA और BC, BA और BC ये क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। ये BA और BC क्या है? BA उभयनिष्ठ कोण है, BA भी उभयनिष्ठ कोण है इसका। और आप BC का देखिए, ये कोण जो है ये भी इस रेखा का क्या है? उभयनिष्ठ है। ये एंगल उभयनिष्ठ है। तो मान लीजिए कि ये दोनों अगर BC का, ये कोण BC का उभयनिष्ठ है और ये कोण जो है AB का उभयनिष्ठ है, तो ऐसे कोण को जो है रैखिक युग्म कहते हैं। या सिंपल देख लीजिए, इसको हम अलग से समझाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक को देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये हाफ सर्कल है, सॉरी हाफ चांद है। ये हाफ चांद का वैल्यू जो है हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री के कोण को कोई लाइन या कोई रेखा दो टुकड़ों में अगर बांट रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। उसको रैखिक युग्म कहते हैं। या दो कोणों को जोड़ने के बाद, जैसे इसको θ1 इसको θ2 लिए, तो ये θ1 प्लस θ2 दो एंगल को जोड़ने के बाद अगर 180 डिग्री का कोण आने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रैखिक युग्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है इसको समझने के लिए, और इससे आपका बहुत सारा एग्जाम्पल जो है सवाल बनाते समय सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो रैखिक युग्म कहलाता है और उसका उभयनिष्ठ कोण के एंगल के बराबर होता है। ये चीज़ आप समझें। तो आपने इसको रैखिक युग्म के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। वो क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे जो आपके बुक में क्या है? ऑलरेडी दिया गया है। तो हम चलिए चैप्टर में चलते हैं और चैप्टर में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन को देखेंगे और उसका हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है। देखिए ये आपको चित्र दिया गया है, चित्र तो आप देख ही रहे हैं। कहता है आकृति 6.3 में कहता है रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE का वैल्यू दिया गया है 70 डिग्री और एंगल BOD 40 डिग्री है। तो कहता है एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात कीजिए।
तो ये आपका सवाल हो गया। और ये देखिए आपको चित्र भी दिया गया है, ये चित्र को बनाएंगे और इस डाटा में जो कुछ भी दिया हुआ होगा हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे और सवाल को बना लेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। आप जो है क्वेश्चन आप अपने पास रखिएगा और मिलाते रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन जो आपका दिया गया था उसमें एक लाइन दिया गया है और वो है क्वेश्चन 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, एक लाइन दिया गया है, वो लाइन इस प्रकार से है, राइट। उस लाइन पर क्या किया गया है, एक लाइन इस प्रकार से खींचा गया है जिसका नाम दिया गया है क्या, ई। इसका नाम क्या दिया गया है, ई दिया गया है। और ये जो है इसका मान बी दिया गया है। एक लाइन और इसी पर हमारा ड्रॉ किया गया है इस प्रकार से, और ये लाइन जो हमारा इसका भी मान जो दिया हुआ है ये सी दिया गया है। यहाँ से लेकर के इसका वैल्यू ए दिया गया है। आप अपने बुक को देखते रहेंगे, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये लाइन इस तरफ बढ़ा है, इस तरफ बढ़ने के बाद जो है इसका भी मान दिया गया है डी। तो इसका भी मान क्या दिया गया है, डी दिया गया है। तो चलिए इसमें देखते दिया गया क्या है हमको क्वेश्चन सॉल्यूशन में। ये डायरेक्ट हम आपको सॉल्यूशन करके बता रहे हैं। कहते दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया इसमें, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू दिया गया है कितना, 70 डिग्री दिया गया है। और हमको जो दिया गया है ये सब क्या है, दिया गया है। और हमको दिया गया है एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री दिया गया है। तब कहता है BOE, तब इसमें कहता है BOE यानी ये एंगल आप निकाल कर बताइए हमको, और COE का प्रतिवर्ती हमको बताइए। COE इसका हमको क्या कह रहा है, प्रतिवर्ती। ये वाला जो एंगल है इसका हमको क्या कह रहा है, प्रतिवर्ती बताइए। तो इसका हम प्रतिवर्ती भी निकाल करके क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो डाटा दिया था हमने वो निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उसी से हम आगे बढ़ते हैं। चूँकि हमारे पास क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना दिया गया है, 70 डिग्री। तो क्वेश्चन में देखिए हमको और क्या दिया है, BOD का वैल्यू इसमें देखिए BOD यानी ये वाला जो एंगल है हमको दिया गया है कितना, 40 डिग्री दिया गया है। तो इसके सामने देखिए शीर्षाभिमुख कोण में अभी हम आपको समझाए थे कि ये अगर 40 डिग्री दिया तो इसके सामने वाला जो कोण है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 40 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 40 डिग्री हो जाएगा तो हम यहाँ पर जो है समझने के लिए चूँकि में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ चूँकि में, कि एंगल BOD बराबर होगा एंगल AOC का बराबर होगा, और इसका मान हमको दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री। ये गिवन है, दिया गया है, ये आपका दिया गया है। तो दिया गया है AOC भी 40 डिग्री हो गया। तो अब इसमें आइए, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, AOC, तो एंगल AOC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू क्या है, 70 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू हमको निकल गया 30 डिग्री। इक्वल टू हमको क्या निकल गया, 30 डिग्री। देखिए एंगल BOE जो है हमारा निकल गया, एंगल क्या, BOE, ये एंगल आपने निकाल लिया कितना, 30 डिग्री। ये 40 डिग्री पता ही है, ये डिग्री आपको पता ही है। अब हम आगे चलते हैं और आगे चल करके देखते हैं हमको क्या निकालना है। अब देखिए तो इसको देखिए, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल को यहाँ से देखिए ये इसी पर है, 180 डिग्री के कोण पर ही है। यहाँ से यहाँ तक के कोण को अगर हम मिलाते हैं तो ये कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री हो जाएगा तो लिखते हैं, क्योंकि हमको ये एंगल मालूम है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल
AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना 180 डिग्री। इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। आपको अभी हम बता दिया इस चीज़ को कि ये कैसे हो गया। तीनों को हम लिख सकते हैं। तो तीनों को जैसे कि समझने के लिए आपको बता ही दिए हम कि ये कोई रेखा है, ये क्या है कोई रेखा है और इस पर इस प्रकार से कोई कोण है। तो इसका जोड़ और इसका जोड़, ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा हाफ सर्कल हो जाएगा। और हाफ सर्कल का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो उसी प्रकार से हमने इस कोण को क्या किया ऐड कर लिया AOC। तो AOC जो है आपको पता है ऑलरेडी कितना होता है AOC का मान, ये 40 डिग्री आपको ऑलरेडी बताया गया है, निकाल चुके हैं। और उसके बाद आप क्या है COE, तो COE आपको पता नहीं है तो रहने दीजिए, एंगल COE पता नहीं है। फिर प्लस एंगल BOE आपको पता है ये 30 डिग्री होता है और इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए इसको और इसको हम जोड़ देते हैं। 60-30 कितना हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू हो गया आपका कितना 180 डिग्री। अभी इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद हम देखते हैं ये कि एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये आपका हो गया 110 डिग्री। COE निकल गया। और क्वेश्चन में हमको COE जो है निकालने के लिए बोला भी गया था और BOE निकालने, तो BOE तो आपने निकाला है 30 डिग्री और COE एंगल आप निकाला है कितना 110 डिग्री। तो COE आपका 110 डिग्री, तो ये वाला एंगल देखिए COE आपका निकल गया है 110 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ बता रहा है कि COE का प्रतिवर्ती भी निकालिए, COE का प्रतिवर्ती भी निकालिए। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे हम एंगल COE का प्रतिवर्ती, COE का प्रतिवर्ती। COE का जब भी हम प्रतिवर्ती निकालेंगे तो हम प्रतिवर्ती के लिए क्या करेंगे 360 डिग्री लिखेंगे और जितना हमारा एंगल का मान आया होगा उसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट घटा देंगे। यानी एंगल COE का प्रतिवर्ती, COE का जो भी वैल्यू आया है उसको हम 360 डिग्री में क्या करेंगे घटा देंगे। तो हमारा ये 110 डिग्री आया हुआ है, इसको जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 250 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अगर कहीं पर आपको समझने में दिक्कत होता हो तो आप वीडियो को रोक करके आप समझ सकते हैं या वीडियो को आप दोबारा से चला करके देखिए तो आपको समझ में पूरा का पूरा सवाल आ जाएगा। अब हम चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो हम आपको पहले दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया हुआ है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ के आपको बता देते हैं और उसको समझा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया गया है, कहता आकृति 6.14 में कहता रेखाएं x, y और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल POY 90 डिग्री और A/B इक्वल टू 2/3 है तो C ज्ञात कीजिए। C को क्या करना है ज्ञात। तो चलिए C को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो चित्र दिया गया है उस चित्र को हम सबसे पहले क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। जब हम चित्र ड्रॉ कर लेंगे तो फिर हमारा जो सवाल होगा वो क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो इसका चित्र थोड़ा सा हमको ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो हम सबसे पहले इसके चित्र को सही से ड्रॉ कर लेते हैं। इसका चित्र जो है वो इस प्रकार से बना हुआ है। इसका चित्र जो बना हुआ है वो इस प्रकार से बना गया चित्र है। तो इसके चित्र को हम ड्रॉ करते हैं। राइट, इस प्रकार से चित्र बना गया है और इसमें सबका मान दिया गया है। सबसे पहले आप चित्र को बना लें,
क्योंकि चित्र जब आप बना लेंगे तो किसी भी सवाल को सॉल्यूशन करने में आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये एंगल जो है कुछ नहीं है, इसका नाम जो दिया गया है, सॉरी इसका नाम जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, ओ, राइट। इसका नाम दिया गया है आपके बुक में वाई, और ये जो है इसका नाम दिया गया है पी, और इसका जो नाम है वो दिया गया है कितना, एम, और ये जो है इसका नाम दिया गया है एक्स दिया गया है। एंगल का मान, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है, कहता है एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये आपका ओ पॉइंट तो हो ही गया। आगे क्वेश्चन में कहता है कि पी ओ वाई जो है वो जानते हैं 90 डिग्री का है। पी ओ वाई, देखिए पी ओ वाई ये जो है कितना है, 90 डिग्री का है। उसके बाद ये अगर ये 90 डिग्री है, ए रेशियो दिया हुआ है बी और 2 अनुपात, ये जो आपका है ये क्या है आपका ए दिया हुआ, और ये आपका दिया गया है बी, और इसको जो है मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये एंगल है ये सी दिया गया है, और ये आपका क्या है, बी है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है ना, सबसे पहले हम उस डाटा को लिखेंगे, फिर सवाल को बनाइएगा, तो ये सवाल बहुत ही आसानी से आपको बन जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल को बनाने में। तो चलिए सवाल को हम बनाने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाए। तो हम बहुत ही इजी मेथड से बनाने का कोशिश कर रहे हैं। दिया गया है, इसमें दिया गया है, जो दिया गया है उसको हम लिखते हैं पहले, दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें, एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई का वैल्यू दिया गया है कितना, 90 डिग्री। देखिए है ना दिया गया, एंगल पी ओ वाई ये वैल्यू आपका दिया गया है ये 90 डिग्री, तो हमने लिख दिया पी ओ वाई आपका क्या दिया गया है, 90 डिग्री। अब आप देखिए इसमें पी ओ वाई अगर 90 डिग्री दिया गया है, तो देखिए ये ए एंगल और ये बी एंगल है, ए और बी को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो हम इसमें लिख सकते हैं एंगल, क्या लिख सकते हैं, पी ओ एक्स प्लस, पी ओ एक्स का मतलब क्या हो गया, पी ओ एक्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 90 डिग्री होगा, तो पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ एक्स तो हमको मालूम है ही नहीं, तो एंगल पी ओ एक्स अब प्लस 90 डिग्री इक्वल टू हमारा हो गया 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो पी ओ एक्स का वैल्यू आपका क्या आ गया, 90 डिग्री। देखिए पी ओ एक्स भी आपका निकल गया कितना, 90 डिग्री निकल गया। तो चलिए पी ओ एक्स 90 डिग्री। अब देखिए पी ओ एक्स अगर 90 डिग्री निकल गया, तो पी ओ एक्स ये वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों मिला करके है, ए यहाँ से यहाँ तक और बी यहाँ से यहाँ तक, तो ए और प्लस बी को अगर हम कर देते हैं तो ये 90 डिग्री के बराबर तो हो ही जाएगा। अब हम चलते हैं, ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू, देखिए क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। इसको हम समीकरण का नाम दे देते हैं, इसको 1 नंबर नाम दे देते हैं, ए प्लस बी 90 डिग्री। अब देखिए दिया गया क्या है, और क्वेश्चन में हमको जो डाटा दिया गया है उसको हम लिखते हैं। दिया गया है और क्या दिया गया है, ए रेशियो बी इक्वल टू दिया गया है 2:3। देखिए ये दिया गया है, तो हम मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो में जब भी दिया रहेगा ना तो उसको आप मान लीजिएगा, एक्स वाई कुछ भी आप जो मन इच्छा आपका करता है वो आप वो मान लीजिएगा। माना कि हम ए इक्वल टू 2x, क्योंकि ए रेशियो बी है तो ए इक्वल टू 2x मान लेंगे, और बी इक्वल टू हम क्या करेंगे 3x मान लेंगे। ए और बी 3x मान लिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सॉरी समीकरण 1 को अब देखिए, समीकरण कितना 1 दिखाई नहीं दे रहा आपको, समीकरण 1 को देखिए। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए और बी का मान हमने निकाला है 2x और 3x प्रश्न अनुसार। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से 2x प्लस 3x इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना 90 डिग्री। जब इसको जोड़ेंगे, इसको पूरे को जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री।
जब हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइड में हो जाएगा कितना 5। जब 5 से इसमें भाग देंगे तो 18 के टेबल में देखिए 18 पंचे कितना होता है 90। तो x का वैल्यू आपका निकल गया कितना 18 डिग्री। चूँकि x का मान आपका निकल गया 18 डिग्री। चलिए निकलने दीजिए, इसमें और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखिए तो चूँकि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपने a इक्वल टू लिखा था कितना 2x, आपने माना था जो a इक्वल टू क्या माना था 2x, तो ये 2 तो रहेगा ही, x का मान आपने लिखा है 18 डिग्री, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 18 दूनी 36 डिग्री, राइट। उसके बाद b आपने माना था 3x, ये भी अब हम क्लियर कर लेते हैं। तो आपने 3x माना था तो 3 इंटू 18 डिग्री, तो इसका हो जाएगा आपका कितना 54 डिग्री। आपका b निकल गया 54 डिग्री। चूँकि जो माना था आपने उसको तो निकाल ही लिया, अब हमको इसमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा समझिए इसको। b और c क्या है, एक रैखिक युग्म है। क्या लिखना पड़ेगा, b और c क्या है, एक रैखिक युग्म है। एक रैखिक, जगह कम है यहाँ पर, इसको हटाने का कोशिश कर रहे हैं, इसको समझ लीजिए। बी सी आप क्वेश्चन में ही दिया गया था, बी और सी क्या है, एक रैखिक युग्म है। बी और सी एक क्या है, रैखिक युग्म है। तो चलिए रहने दीजिए बी सी एक रैखिक युग्म को। बी सी आपका क्या है, एक रैखिक युग्म है। अगर ये एक रैखिक युग्म है तो आप क्या कह सकते हैं, b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री ले सकते हैं। b प्लस सी, क्योंकि आपने रैखिक युग्म अभी आपको हम समझाए हुए हैं। देखिए ये एक रैखिक युग्म है, लीनियर है, लीनियर पेयर है। ये एंगल को अगर ले लिया जाए तो इस एंगल पर एक एंगल दिया हुआ है जो 180 को दो भागों में बांट रहा है, जो b एक एंगल है और एक c एंगल है। तो हम b के एंगल को और c के एंगल को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से हमने आपको लिख दिया है कि b और c जो है एक रैखिक युग्म है। तो b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो b प्लस सी 180 डिग्री तो हो ही गया। तो इसमें c का मान पता नहीं है, लेकिन b का मान आपने निकाला हुआ है कितना 54 डिग्री। 54 डिग्री प्लस c बराबर 180 डिग्री। तो c इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। हाँ, b का मान 54 डिग्री प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। तो c इक्वल टू 180 माइनस 54, ये 54 को उस साइड में भेज दिया तो ये कितना हो गया माइनस 54 डिग्री। तो c का वैल्यू देखिए, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, तो c का वैल्यू देखिए आप क्या लिख सकते हैं। c का वैल्यू जो आपका निकला वो क्या निकल गया भाई, 126 डिग्री। 100 कितना निकल गया 26 डिग्री। तो आपका ये c जो है क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्योंकि c निकालने के लिए हमको बोल रहा था तो हमने c को निकाल लिया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है उसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दिया हुआ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आकृति में। यदि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू हो तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी होता है। तो ये एंगल आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए इसको जो है हम सिद्ध कर दिखाते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, इसमें जो चित्र दिया गया है उस चित्र के अनुसार से जो है इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो चलिए इस चित्र को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। ये जो आपका चित्र दिया गया है वो चित्र इस प्रकार से दिया गया है। वो जो चित्र आपका दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है। इसमें दिया गया है एक पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को P माना गया है। आप किताब को देखते रहेंगे तो पता चल जाएगा। और यहाँ से इस प्रकार से ड्रॉ करके एक त्रिभुज आकार का बनाया गया है, जिसमें से कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है।
राइट। और इसका मान भी दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है इसका मान दिया हुआ है, नाम दिया गया है Q, और ये जो पॉइंट है इसका मान दिया हुआ है कितना, R, इसका मान R दिया गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका मान R दिया गया है, तो चलिए Q के मान को हम लिख लेते हैं। ये जो पॉइंट है इसका भी मान दिया हुआ है S, और ये जो आपका पॉइंट है इसका मान दिया गया है आपको कितना, T। ओके, ये तो आपको चित्र बना दिया। क्वेश्चन में जो दिया गया है वो आपको हम अब बताते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया जो है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। ये आपको ऑलरेडी क्या है, दिया गया है, और इसको हमको एक नाम भी दे देते हैं, 1 नंबर इक्वेशन, राइट। उसके बाद हमको क्या करना है, दिखाना है, प्रूव दैट, हिंदी में लिखेंगे दिखाना है कि, आपको क्या दिखाना है, एंगल PQS बराबर होता है एंगल PRT के, राइट। ये एंगल एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखते हैं जो दिया गया है, एंगल PQR प्लस एंगल PQ, पहले लिया कितना हम एंगल PQR, एंगल देखिए PQR, ये एंगल प्लस PQS, एंगल PQS, इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, राइट। अब समझिए कि ये एंगल और ये एंगल, इसको समझिएगा सिर्फ, ये एंगल, जब इस दोनों एंगल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इस एंगल एक, तो ये पूरा हाफ चांद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाफ चांद हो जाएगा। तो हाफ चांद 180 डिग्री होता है, तो इस एंगल को जब हम इस एंगल के साथ ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए इसको हमने लिख ही लिया, इसका भी कोई नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं समीकरण 2। और हम अब आगे बोलेंगे कि एंगल PRQ, अब आगे हम लेते हैं एंगल को, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ये भी हो जाएगा आपका कितना, 180 डिग्री। इसको हम 3rd नंबर समीकरण मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, 3rd नंबर समीकरण मान लेते हैं, राइट। तो चलिए इसको आपने क्या किया, 3rd नंबर समीकरण मान लिया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का मदद लेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। समीकरण 1 और 2 का मदद लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 तथा 3 से, ये भी 180 डिग्री के बराबर, ये भी 180 डिग्री के बराबर, मतलब दोनों इक्वेशन हमारा क्या है, सेम है। तो दोनों इक्वेशन जब हमारा सेम है तो हम तो आगे लिख ही सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू एंगल एंगल PRQ है, ये हमारा PRQ प्लस एंगल PRT, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर इक्वेशन है, तो हमने दोनों को क्या किया, बराबर कर दिया। अब देखिए हम लिख सकते हैं एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू एंगल
क्यू एस। देखिए एंगल पी आर क्यू को हमने क्या लिख दिया, पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर टी। ये कहाँ से लिखा, हम यहाँ पर समझने के लिए लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से ऐसा लिखा। पी आर क्यू को हमने क्या लिख दिया, पी क्यू एस। कहाँ से लिखा हमने, सॉरी पी क्यू एस नहीं है, होगा पी क्यू आर होगा। ये पी क्यू आर हम लिखा कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 में लिखा हुआ है कि एंगल पी क्यू आर जो होता है वो एंगल पी आर क्यू के बराबर होता है। तो हम एंगल पी क्यू आर को पी क्यू आर लिख सकते हैं, तो लिख दिए। इस एंगल को हमने इस एंगल के बराबर लिख सकते हैं और इस एंगल को हम इस एंगल के बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं हम क्या होता है। देखिए एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू आर दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो बचेगा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा एंगल पी आर टी। प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया हमारा, सिद्ध हुआ। हिंदी में लिखेंगे सिद्ध हुआ। बहुत ही आसान मेथड से हम आपको बता रहे हैं। अगर कहीं पर समझने में आपको दिक्कत होता है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई डाउट कहीं पर ना रह जाए। तो चलिए ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, उसके क्वेश्चन को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कहता है आकृति ये सामने में आपका दिया गया है और क्वेश्चन कहता है अगर x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी एक क्या है, रेखा है, और उसके लिए ये चित्र आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, चित्र को लिखेंगे, और जब चित्र लिखा हो जाएगा तो फिर जो है हम इसको नोट कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए हम चित्र को सबसे पहले क्या करते हैं, बनाते हैं। ये चित्र कैसा है, ये जो चित्र आपका है क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है, सॉरी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं एक चित्र हमारे पास दिया गया है। वो इस प्रकार से एक सीधी रेखा दिया गया है हमारे पास। हमने सीधी रेखा, हमको टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है रेखा, आप जो है क्या मार्क करेंगे, स्केल रख करके अगर आप बनाइएगा तो बहुत सीधा बनेगा। और एक लाइन हमारे पास जो दिया गया है इसमें, वो इस प्रकार से दिया गया है, राइट। और इसका मान भी दिया गया है। इसका मान दिया गया है हमारा कितना, C क्वेश्चन में दिया गया है। और ये जो हमारा रेखा है इसका मान दिया गया है हमारा B, और आगे ये जो आपका रेखा है इसका मान हमारा दिया गया है कितना, A दिया गया है। फिर एक लाइन और भी है हमारा जो इस प्रकार से इसको खंडित करता है, ये दिया गया है, राइट। और सबके एंगल का मान भी दिया गया है। ये जो एंगल आपका है इसका मान भी दिया गया है। ये एंगल जो है इसका वैल्यू है W मान है। ये जो एंगल है इस एंगल का मान दिया गया कितना, X। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है हमारा इसका मान दिया गया कितना, Y। और ये जो एंगल आपका है इसका मान दिया गया है आपका कितना, Z। और ये पॉइंट जो है आपका, ये जिस बिंदु पर हमारा रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो तो हमेशा ओरिजिन ही कहलाता है। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तब कहता है आपका AOB, यानी AOB एक रेखा है, ये आपको सिद्ध करके आपको दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखिए जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। कहता है दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू आपका दिया गया है W प्लस जेड। तब आपको सिद्ध करके दिखाना है कि AOB जो है क्या है, AOB जो है एक रेखा है,
आपको सिद्ध करना है। आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए दिया गया से हम स्टार्ट कर लेते हैं। x प्लस वाई तो आप ऑलरेडी जानते हैं कितना दिया गया है, w प्लस जेड। तो इसको x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड तो ऑलरेडी दिया गया है, राइट। अगर दिया गया है ये x प्लस वाई, देखिए ये x हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक y, तो ये लीनियर रेखा है, सरल रेखा पर जब दो एंगल को हम जोड़ते हैं तो ये क्या, आप तो जानते ही हैं कि ये क्या है, रैखिक युग्म है। तो ये दोनों का जोड़ जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों का जोड़ जब 180 डिग्री होता ही है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, x प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। x प्लस वाई जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसके अलावे देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, ये x प्लस वाई 180 डिग्री क्यों होगा, लीनियर पेयर के वजह से। यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए, लीनियर पेयर के वजह से ऐसा होगा, यानी कि रैखिक युग्म के वजह से ऐसा होगा। हिंदी में भी लिख देते हैं, रैखिक युग्म के वजह से ये x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और आप देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये x तो है ही, ये w है। उसके बाद अगर हम चारों एंगल को क्या करें, ऐड कर दें इसमें, x को, y को, z को और w को, तो ये देखिए सारा साइड एक जो है सर्कल बन जाएगा। इसको समझने के लिए एक सर्कल ले लेते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये बात आप ऑलरेडी पहले से समझते हैं। जब इसको ऑलरेडी पहले से आप क्या करते हैं, समझते हैं, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। क्या नोट करेंगे इसमें हम ये लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपका कितना डिग्री, 360 डिग्री। 360, इसको हम एक नंबर समीकरण का नाम दे देते हैं, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री को। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये 360 डिग्री, क्योंकि ये एक पूरा सर्कल का निर्माण करता है। तो चलिए x प्लस वाई को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लिखिए या डब्ल्यू प्लस जेड लिखिए, इसको हम एक साथ लिख करके ये 360 के बराबर कर लेते हैं। तो अब देखिए ये x प्लस वाई तो हुआ ही, और z प्लस डब्ल्यू जो है, ये z प्लस डब्ल्यू को भी हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, जो 360 डिग्री के क्या हो गया, इक्वल हो गया। जो 360 डिग्री के क्या हुआ, इक्वल, इसको लिख सकते हैं। अब कहिए ऐसा क्यों लिख सकते हो भाई, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया है x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर होता है। तो w प्लस जेड को या z प्लस डब्ल्यू अगर लिखा रहेगा तो हम उसको x प्लस वाई लिख सकते हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ z प्लस डब्ल्यू को हमने क्या लिख दिया, x प्लस वाई। और जब हम इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, यानी x प्लस 360 डिग्री। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई 360 डिग्री के बराबर, और x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। फिर से हमारा x प्लस वाई का मान क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री 180 डिग्री, ये 2 बार आ गया हमको। इसको अगर हम सेकेंड मान लेते हैं तो दोनों बार जब हमको x प्लस वाई का मान 180 डिग्री ही आ गया, तो एक बात तो निश्चित हो गया है, क्या हो गया है कि ए ओ बी जो है एक सरल रेखा है। ए ओ बी एक रेखा है, हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बार जो है हमारा सेम सेम मान आया, तो हम लिखेंगे ए ओ बी एक क्या है, सरल रेखा है। ये आपका हो गया क्लियर, चौथा नंबर क्वेश्चन। अब हमने कहा अब हम बनाएंगे कितना नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है दिया गया, एक बार हम पढ़ लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, फिर आगे हम बात करेंगे।
कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया गया है। कहता है POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, तो किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये चीज़ आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए इसको तो सिद्ध हम कर ही लेंगे, लेकिन इसके लिए जो चित्र आपका दिया गया है वो ये चित्र दिया गया है। इस चित्र से आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र को ड्रॉ करेंगे और चित्र को ड्रॉ करने के बाद जो है इस सॉल्यूशन को तैयार कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र को ड्रॉ कर लेते हैं। इसको चित्र को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फिगर के लिए एक स्केल का यूज करना होगा, क्योंकि इसमें चित्र थोड़ा सा उल्टा सीधा भी बन सकता है। तो चलिए इस चित्र को बनाने के लिए एक चित्र को ड्रॉ करते हैं और वो जो आपका है वो इस प्रकार से है। उसके बाद इस पर 90 डिग्री का एंगल दिया गया है। ये देखिए कितना डिग्री का दिया गया है, ये 90 डिग्री का दिया गया है और इसका मान भी दिया गया है। ये जो एंगल आपका है इसका नाम दिया गया है R, राइट। उसके बाद एक एंगल इसमें और दो है, देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है और इसका भी मान जो हमारा दिया गया है वो क्या दिया गया है, S दिया गया है। और ये जो अपना लाइन दिखा है इसका मान P दिया गया है और ये जो लाइन है आपका इसका मान भी दिया गया है Q, राइट। जो दिया गया था हमने उसको क्या किया, नोट कर लिया। अब देखिए ये जो जिस बिंदु पर मिलती है वो तो हमेशा क्या होता है, ओरिजिन कहलाता है। ये बात आपको ऑलरेडी पहले से क्या है, पता है। दूसरा इसमें जो दिया गया है वो देखिए क्या दिया गया है, एंगल ROS इक्वल टू दिया गया है 1/2 इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। ये आपका क्या करना है, सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है। तो इसको तो आप क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो हमारा है उसका मान भी दे देते हैं। ये 90 डिग्री का आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कुछ मान दे देते हैं हम, राइट। ये जो एंगल है ना इसका नाम दे देते हैं हम, जिससे कि सिद्ध करने में हमको क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो अक्सर हम XY मानते हैं तो इसको X ही मान लेते हैं, सही। इसको X मान लेते हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एंगल को हम क्या करते हैं, Y मान लेते हैं। और ये जो एंगल है इसको हम कुछ मान लेते हैं। इसको जैसे कि अगर XY मान लिया तो इसको हम Z मान लेते हैं। चलिए ये तो हमारा माना चला गया। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जो सिद्ध करना है हमको, उसमें क्या है, एंगल ROS। एंगल क्या है, ROS। इसमें देखिए एंगल ROS क्या है, एंगल ROS ये एंगल है, एंगल ROS ये एंगल। इस एंगल को हमने क्या माना है, X। तो हम इसमें लिख देते हैं X इक्वल टू 1/2 एंगल QOS। अब इसमें देखिए एंगल QOS, ये पूरा एंगल जो आपका दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक QOS। तो QOS जो आपका है वो क्या है, Y है। तो यहाँ हो जाएगा Y माइनस, कितना माइनस हम डालेंगे इसमें, एंगल POS, एंगल POS यानी ये एंगल, तो ये एंगल आपका क्या हो गया, Z। अब आप सवाल को क्या कर लीजिए, सीधा x इक्वल टू 1/2 y माइनस जेड, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करने के लिए आपने सब कुछ तो निकाल ही लिया है। उसके बाद अब चित्र में हम चलेंगे और धीरे धीरे करके इसको हम सिद्ध कर लेंगे। अब देखिए तो ये एंगल जो आपका है वो 90 डिग्री है, मतलब
QOR 90 डिग्री है। तो देखिए ये एंगल X को और एंगल Z को अगर हम जोड़ लें तो किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जब 90 डिग्री पर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एडिशन हम करेंगे, यहाँ से यानी X का और Z का एडिशन करेंगे तो ये भी कितने डिग्री का बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो चलिए 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो हम लिख लेते हैं X प्लस Z इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री। इसको हमने लिख लिया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मान लिए। इक्वेशन 1 जब मान लेते हैं इसको तो फिर आगे हम लिखते हैं क्या? y को देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं? ये तो y है हमारा ना, y को क्या लिख सकते हैं? y को हम क्या लिख सकते हैं? y को हम देखिए या y जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान हमारा क्या है? y है, और जबकि ये मान हमारा कितना 90 डिग्री है। तो y को हम लिखने के लिए क्या करेंगे? हम 90 डिग्री प्लस x लिख सकते हैं। बिल्कुल 90 डिग्री प्लस x y को, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक y है और x इसमें है, तो 90 डिग्री में हमको क्या है? ज़्यादा है, थोड़ा सा एडिशन है हमारा, तो x इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। चलिए हमने x को ऐड कर ही दिया है, तो फिर हम आगे इसको देखते हैं क्या बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको एक और समीकरण का नाम दीजिए, इसको y माइनस एक्स, ये जो x है इक्वल टू के इस साइड जब हम लाएंगे तो ये y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना? 2। इक्वेशन 2 इसको हम मान लेते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को लेकर चलते हैं। लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। तो चूँकि समीकरण 1 2 से लेकर चलेंगे, x प्लस जेड भी 90 डिग्री के बराबर है और y माइनस एक्स भी 90 डिग्री के बराबर है। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो ये x प्लस जेड इक्वल टू हमारा हो जाएगा y माइनस एक्स। तो ये x माइनस में है तो उसको इक्वल टू के इस साइड लाते हैं, तो ये x प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू वाई, और ये जेड को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस जेड। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। x इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, ये इंटू में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो इंटू हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हो गया y माइनस जेड। तो यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था, यही चीज़ हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ये जो है हमारा सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हुआ क्लियरली। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होगा तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना में चलेंगे? 6 में। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, यह दिया गया है कि एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। फिर कहता है कि दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, यदि किरण YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करती है तो एंगल XYQ और प्रतिवर्ती QYP का मान ज्ञात कीजिए। QYP का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए एक चित्र हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक चित्र को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए एक चित्र को हम क्या करते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या है आपका? 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को जब हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को ड्रॉ कर लेते हैं, इसके चित्र को। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका एक जो है चित्र बनाइए, बना करके उसको हल करिए। तो वो चित्र जो है इस प्रकार से बना हुआ है, राइट। और इसका मान देखिए क्या दिया गया है। इसका मान को भी हम लिख लेते हैं। इसका मान नाम दिया गया है x।
इसका x दिया गया है और एक पॉइंट है इसका मिडिल में जिसका मान हम y देते हैं और इसके लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको हम मान क्या दे देते हैं, p दे देते हैं, राइट। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि y से एक लाइन को और भी आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए हमने एक लाइन को और ड्रॉ कर दिया। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, लाइन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हमने इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया। इसका जो नाम है इसका भी हम एक नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं क्या, z। हमने z नाम जो है इसका भी दे दिया। उसके बाद कहता है एक ऐसा लाइन खींचिए जिसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। जेड वाई पी को, देखिए जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। तो एक रेखा इस प्रकार से है जो इस दोनों रेखा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, राइट। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू आपको दिया गया है कितना डिग्री, 64 डिग्री मान इसका दिया गया है, राइट। ये 64 डिग्री दिया गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, आगे मान लेते हैं, क्योंकि ये समद्विभाजित एक ही एंगल है। अगर ये पूरा x होता तो ये भी x हो जाता, ये एंगल भी हमारा क्या हो जाता, x हो जाता, राइट। अब इसको क्या करते हैं, हम लिखते हैं एक्स वाई पी एक सरल रेखा है। एक्स वाई पी जो है एक सरल रेखा है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं एक्स वाई पी। एक्स वाई पी एक क्या है, सरल रेखा है। तो हमने एक्स वाई पी को एक सरल रेखा ले लिया। जब एक्स वाई पी एक सरल रेखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, चित्र के अकॉर्डिंग जो है, चित्र को एक बार फिर से देख लीजिए। चित्र के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम देखते हैं, सरल रेखा है तो सरल रेखा पर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीन तरह का एंगल बन रहा है। और तीनों का जब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एडिशन करेंगे तो ये कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 64, सॉरी x 2 है तो x प्लस 64 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो 2x को है तो जोड़ेंगे तो ये 2x प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 116 डिग्री, राइट। यहाँ से इसको समझने के लायक है। जैसे कि एक सरल रेखा है, हमने क्या है, एक्स वाई पी को एक सरल रेखा माना है। इस पर चाहे जितना भी एंगल आप खींचा जाए, ये सबको जब आप ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री के ही बराबर होगा। जिसके वजह से हमने क्या किया, इसको और इसको, ये तीनों एंगल को हमने जब ऐड कर लिया तो 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये x इक्वल टू देखिए 116 डिग्री डिवाइड में 2 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 डिग्री। तो ये x का मान आपने निकाल लिया कितना, 58 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल क्यू वाई पी, इसका वैल्यू आपने निकाल लिया कितना, 58 डिग्री, राइट। अब हमको कहता है क्यू वाई पी जो आपका ये 58 डिग्री निकला है, सॉरी x का मान आप निकाले हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है ये x का मान 58 डिग्री निकला है। ये एंगल आपको जो निकला है, क्या है ये एंगल, इसका भी मान हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। क्योंकि इसका मान q है, हमने इसका लिखा नहीं था। तो ये q का मान ये है। तो आपने देख लिया क्यू वाई पी निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में निकालना है एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू ऑलरेडी दिया गया है, एक्स वाई क्यू। तो अब चलते हैं हम, तो आपने देखा एंगल क्यू वाई पी का मान निकला कितना, 58 डिग्री। ये एंगल आपने निकाल लिया। हमने ये क्यू लिखने में क्यू नहीं लिखा था, जिसके कारण से कन्फ्यूज हो गए थे। तो चलिए सही है, ये एंगल एक्स इक्वल टू 58 डिग्री, मतलब क्यू वाई पी का मान आपका कितना निकल गया, 58 डिग्री। चूँकि क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती भी बोल रहा है, कहता है एंगल
प्रतिवर्ती, दिखाई नहीं दे रहा, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती आपको निकालना है एंगल क्यू वाई पी का। तो क्यू वाई पी का जब भी हम प्रतिवर्ती निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में माइनस करेंगे एंगल क्यू वाई पी के वैल्यू को। तो 360 डिग्री तो होगा ही, ये तो आपको ऑलरेडी पहले समझा चुके हैं, और इसका मान हो गया आपका 58 डिग्री। तो ये 360 में से 58 को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 302 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज़ निकालने का रखा था, एंगल एक्स वाई क्यू निकाल कर बताइए। एंगल एक्स वाई और क्यू, एंगल एक्स वाई और क्यू निकाल करके आप हमको बताइए, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल। एक बार फिर से चित्र को देखते हैं, इसको रेड पेन से अंकित कर देते हैं जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब हमको कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल जो है, ये पूरा एंगल आप हमको निकाल करके बताइए। तो देखिए आप, इसका मान तो दिया हुआ है 64, 64 में अगर x को ऐड कर देते हैं तो हमारा x क्या निकल जाएगा, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये एंगल निकल जाएगा आपका। तो चलिए इसमें हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 64 डिग्री प्लस x। तो आप इसको जानते ही हैं, 64 डिग्री प्लस x का मान आपने 58 डिग्री निकाला था। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 58 निकालेंगे तो ये 122 डिग्री निकल गया। आपका जो ये सवाल का एक्सरसाइज का जितना भी सवाल है वो हो गया क्लियर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत है या कोई परेशानी होती है तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी फ़ायदा होता है या आप कुछ सीख पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और भी हम आगे चैप्टर का वीडियो आपके लिए बना कर लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद।